हाँ बच्चों जो ऑनलाइन थे, मैंने एक्सरसाइज 2 का बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6, 7, 8 करने को।
आपके कितना अभी देखो, बस करने की जल्दी देखो। ये तो सोचा ही नहीं कि यहाँ करके चेक भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस है ना, दो अलग चीजें हैं। जब टाइम है सब कुछ है, क्यों नहीं चेक करते?
चलो बच्चों लास्ट 2 मिनट्स हो गए, किसके हो गए और आंसर चेक कर लिए, ठीक है ठीक है। हाँ जी, किसके हो गए बच्चों, तीनों सब नहीं है, ठीक है, तो घर पे आराम से करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आराम से करना करते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर विच इज रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में आपको वो क्लैरिटी बनेगी, सिस्टम बनी तो आपका फेवरेट था ना, तो कैसे वो अप्लाई करते हैं और क्या कब नहीं अप्लाई करते हैं एंड सो ऑन। तो एक बार बच्चों हम सीक्वेंस समझे चैप्टर्स की, तो हम इस तरीके से अभी तक पढ़ते आए। हमने क्या स्टार्ट किया था, काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स क्या करते हैं, मोशन डिस्क्राइब करते हैं। फिर हमने क्या किया, हम उसके कॉज पे गए जो कि एलएलएम में आया। फिर उसके बाद वाले चैप्टर से मोमेंटम, एनर्जी, ये सर्कुलर, इन सब में क्या हो रहा था, उसी को मैनिपुलेट करके हम क्वेश्चंस कर रहे थे कि भाई जिससे कि और इजीली इन अ वे सेकंड लॉ अप्लाई हो जाता है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, हमें हर बार सेकंड लॉ लिख के उसको इंटीग्रेट करते। हमने उसकी इंटीग्रेशन की टर्म्स पहले ही बना ली, उसको वर्क बोल दिया या एनर्जी बोल दिया है, सो ऑन, ठीक है। पर जितना कुछ बच्चों हमने पढ़ा है वो सारा कुछ अभी तक हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ा, हमने बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं की। फॉर एग्जांपल हम हमेशा ऐसे कहते थे कि a truck is moving with a speed of 10 meters per second, ठीक है। अब अगर आप बच्चों बहुत ध्यान से सोचो कि जब ट्रक जा रहा है, ठीक है, तो थिंक केयरफुली, ऐसा हो सकता है कि जो ट्रक के अंदर लोग बैठे हो थोड़ा बहुत हिल रहे हैं, तो क्या ट्रक के हर पॉइंट की स्पीड सेम है, तो
हम अभी तक जो पढ़ते आए थे उसमें हमने अभी तक तो ऐसा था ना कि हमने कह लो कि ट्रक के अंदर तो देखा ही नहीं क्या है, हमारे लिए तो क्या था, ट्रक एक बॉक्स था जहाँ पे हम मानते थे कि भाई वो सारे का सारा बॉक्स एक ही सेम स्पीड के साथ मूव करता है, मानते हो? अब रियल लाइफ सिचुएशंस में ना तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है और ना ही ऐसा होता है कि जो मोशन होती है वो सारे के सारे पार्टिकल्स की बिल्कुल सेम हो। एक सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लें, अगर हमें फैन देखने को हो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट अगर राइट को जा रहा है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट लेफ्ट को भी जा रहा होगा, जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो ऊपर को जा रहा होगा। तो रियल लाइफ सिचुएशंस में बच्चों एक ही ऑब्जेक्ट के जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उनकी अलग अलग स्पीड्स एंड वेलोसिटीज हो सकती है, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस हो सकती है। क्या ये बात मानते हैं? अभी तक हम कैसे करते आए हैं, अभी तक हमने जितना भी काइनेमैटिक्स पढ़ा या फोर्सेस पढ़ी हम सब में क्या मानते हैं, पॉइंट ऑफ पॉइंट, और हम ये मानते थे कि भाई सबकी स्पीड सेम है। ठीक है, ये हम अब बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टडी करें जो कि बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं और जिन पे अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग है। तो अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम हर बार ये सोचें कि हर बड़े ऑब्जेक्ट को हम ब्रेक करें इनटू मेनी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स और उनके ऊपर सारे लॉज लगाएं। ठीक है, जो कि हम सोच सकते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना? कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा वो तो लाखों पॉइंट्स में टूट सकता है, तो लाखों पॉइंट्स में तोड़ के उनकी इक्वेशन अप्लाई करना ये काम लगेगा, राइट? तो हम फिर कुछ और टेक्निक ढूंढते हैं जिससे कि उसको बड़ा ही रखा जा सके लेकिन स्टिल हमारा काम भी चले। फिर से मुझे एक बात समझो, हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं? हम एक बड़े ऑब्जेक्ट पे जहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटीज अलग होगी, एक्सेलरेशन अलग होगी, उनकी मोशन को डिस्क्राइब करना भी सीखना चाहते हैं और हम उनके ऊपर देखना चाहते हैं कि कैसे न्यूटन सेकंड लॉ लगाया जाए और सब कुछ किया जाए। क्या ये बात समझ आती है? दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। नाम से ऐसा लगता है जब हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ जो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट्स घूम रहे होंगे कुछ घूमने से रिलेटेड, बट ऐसा नहीं है। घूमना भी इन्वॉल्व होता है लेकिन अब हम बिल्कुल जनरलाइज मोशन पढ़ रहे हैं। ना तो हम अब कोई मोशन पे कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई वो 1D हो 2D हो सर्कुलर हो, सभी तक हम करते हैं। ना ही हम अब ऑब्जेक्ट पे कोई कंडीशन लगा रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट कौन है। हम बिल्कुल एक तरह से आप मान सकते हो कि हम रियल लाइफ सिचुएशंस की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे ना तो मोशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है और ना ही ऑब्जेक्ट के साइज पे। अंडरस्टूड? तो तो जो हेडिंग हो सबसे पहले रोटेशनल मोशन, फिर सब हेडिंग दो एंट्रो। ठीक है, तो ये लिखो कि what we are studying is kinematics या dynamics applied for general motion of general objects। ये बोला ना मैंने कि ना तो मोशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ना ऑब्जेक्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन। ये समझ आ गया?
तो हम अब मेथड्स ढूंढेंगे जिससे कि हम ये कंसेप्ट को अप्लाई कर सकें जो हमने पढ़ ली। ठीक है, हम सारी थ्योरी दोबारा नहीं बनाएंगे, हम उसी को अप्लाई करने के मेथड्स। तो अभी तक हम ऐसे करते थे ना, पॉइंट बनाते थे, पॉइंट दिया चलो छोटा सा बॉक्स बना देते थे या कुछ करते थे, उसके ऊपर फोर्सेस दिखाते थे और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कोई करने लगा था। अब क्या होगा इस चैप्टर में, हमारे ऑब्जेक्ट्स बड़े हो जाएंगे। ऐसे कुछ बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो गया जिसके अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्सिंग करेंगे, F1 F2 F3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट हो सकता है मूव भी कर रहा हो, वेलोसिटी भी हो, जनरल केस है हो सकता है वो ऑब्जेक्ट घूम भी रहा हो, तो इसलिए मैंने वेलोसिटी भी दिखा दी, मैंने एंगुलर भी दिखा दी। ठीक है, तो सारा कुछ अब बिल्कुल जनरलाइज है। आपको याद है एफपीडी के टाइम पे मैंने आपको कहा था कि फोर्स कहाँ लग रही है वहीं दिखाओ। यस, वो इसके लिए ठीक है, यहाँ पे उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी तक हम ये करते आए हैं बच्चों, हमें उसकी जगह ऐसी सिचुएशंस को डील करना सीखना। क्या अभी तक हमने कोई कंसेप्ट समझा नहीं है, हम तो बस ये बात कर रहे हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, राइट। ऐसा करो, इसमें ये भी लिख ही देते हैं कि V भी हो सकता है, A भी हो सकता है, ओमेगा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है। एंड जैसे बच्चों मैंने आपको फैन का एग्जांपल दिया था, वैसे आप इसके ऊपर भी देख सकते हो कि अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग वेलोसिटी का एक्सेलरेशन हो सकती है। देखो डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो पेन है, डस्टर है, ठीक है। अब सिनेरियोज हैं, अगर तो मैं इस डस्टर को ऐसे मूव कर रहा हूं, अब तो इस डस्टर का हर पॉइंट सेम वेलोसिटी सेम एक्सीलरेशन, ठीक है। लेकिन मान लो ये डस्टर कुछ ऐसे जा रहा है, अब क्या होगा, अब तो सबका अलग अलग होगा। तो हम तो कह रहे हैं कि हम जनरलाइज केस के लिए पढ़ देंगे, ये तो उसका स्पेशल केस है, जैसे आप समझ सकते हो ये कौन सा केस हो गया स्पेशल। आप ओमेगा 0 कर दो, तो घूम नहीं रहा, फिर तो सिर्फ ऐसे जा रहा है। आप क्या ये समझ सकते हो कि जब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ
तो यहाँ पे बी भी है और यहाँ ओमेगा भी है। बी क्या कर रहा है, ओमेगा क्या कर रहा है। हाँ जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई मुझे क्या है। और बच्चों फोर्सेस भी अलग अलग हो सकती है ना, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग फोर्सेस हो सकती है। ठीक है जी, तो हमने सारा कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरलाइज कर दिया, राइट। हम ये भी कह रहे हैं कि यूज पुराना ही करना है, हमने एक थ्योरी भी बना दी, राइट। तो अब बात ये होती है कि जैसे बच्चों मान लो हम एफबीडी तो पहले भी ऐसे बनाते आए हैं जहाँ पे हम मतलब मल्टीपल फोर्सेस लग रही होती है, स्पेशली जिस तरह से हमने सीखा है, हम तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग फोर्सेस दिखाते थे, अग्री। तो हम क्या करते थे, एफबीडी बना के क्या करते थे, एफ इक्वल टू एम करते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो हम कहते हैं कि सर यहाँ पर भी फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं एफ इक्वल टू एम। प्रॉब्लम क्या है, सोचो क्या प्रॉब्लम आई। एक्सेलरेशन तो अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग, तो अब एफ इक्वल टू एम में लगाकर वो ये कौन सा है, किस पॉइंट का। माय क्वेश्चन इज F1 फोर्स लग रही थी पॉइंट 1 पे, F3 फोर्स लग रही थी पॉइंट 3 पे, पॉइंट 1 का कुछ मास है, पॉइंट 3 का कुछ मास है, ये एक बड़ी बॉडी है, ठीक है। इसको मतलब मैंने 1 2 3 4 दिखा दिया, तो इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। 1 की कुछ और एक्सेलरेशन हो रही थी, 3 की कुछ और एक्सेलरेशन हो रही थी, ठीक है। तो अगर मैंने नेट फोर्स निकाल ली जो कि लेट से F1 प्लस F3 का वेक्टर था वो, तो मैंने नेट फोर्स इक्वल टू एमए किया, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट फोर्स अपॉन मास। मास किसका आएगा, टोटल मास बॉडी का। तो वो जो एक्सेलरेशन आई वो किसकी है, 1 की आई, 2 की आई, किसकी है, किसी की भी। तो फिर मतलब सोचने वाली बात है, ये समझते हो, एकदम तो नहीं हम कह सकते। आपको अब ये आइडिया लग रहा है कि मैं क्यों कहता था कि सीधा मत लगाओ नेट फोर्स अपॉन मास, क्यों। वहां तो क्या होता था कि एक्सेलरेशन एक होती थी, तो फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही अलग अलग बॉडी की अलग अलग एक्सेलरेशन होनी शुरू हो जाती है, वहां पे पंगा पड़ना शुरू हो जाता है। कैसे हम, अब ये समझ आ रहा है कि इशू है कुछ, कि अलग अलग पॉइंट से अलग एक्सेलरेशन है, तो जो हमारे पास आंसर आया भी, अब वो हमें पता ही नहीं कि वो एक्सेलरेशन किस पॉइंट की है, राइट। तो अब एक ये पंगा है, मैंने कहा लगाने भी पुराने लोगों ने, तो ऐसी कोई हमें तो लगाना है, बट प्रॉब्लम क्या हो गई इससे, हमें नहीं पता ये कौन सा। इज दिस थिंग क्लियर। यहीं पे आप एक बात समझो, यहीं अगर सिंपल सिचुएशन बना देते, ऐसे डस्टर मान लो F1 मैंने ऊपर लगा दी, F2 नीचे लगा दी, और डस्टर ऐसे ही जा रहा होता, तो भी आप F इक्वल टू एम लगा देते, काम चल जाता। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट का ए सेम ही होता, तो इसलिए किसका ए है वो फर्क ही नहीं पड़ता था, सबका ही सेम। पंगा कहां पड़ जाएगा, जब अलग अलग हो गए, किसी का कुछ है किसी का कुछ। ये बात समझ आती है, आपको ख्याल आ रहा है, तो याद करो आप कहाँ पे लगाते होते थे। हम आप उन जगह पे लगाते थे जब मैंने डांटा था कि जैसे जब 3 ब्लॉक से लेफ्ट साइड से फोर्स लगाई और वो फोर्स अपॉन टोटल मास कर दिया, स्टिल काम क्यों चल रहा था, सिचुएशन ऐसी थी कि तीनों की एक्सेलरेशन सेम। इज दिस थिंग क्लियर।
यहाँ पे अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करने में पंगा था। क्या पंगा है? जैसे अगर हम कोई भी बॉडी दें तो उस बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्स लगेगी ना। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो इसका मास कैसे डिफाइन करेंगे? कर सकते हो वो जो पॉइंट होगा अगर हम उसको मेजर करें मास को निकाला जा सकता है। कोई भी बड़ी बॉडी कैसे बनी होती है? जैसे कलेक्शन ऑफ मेनी स्मॉल पॉइंट्स। नहीं मतलब एक छोटे से एरिया में तो फोर्स लग ही सकती है ना। मतलब वो तो डिपेंड करता है कि आप फोर्स किस तरह अप्लाई कर रहे हो। जैसे मान लो आप एक पेन से टच कर रहे हो दीवार पे तो फोर्स कहाँ लगेगी? उतनी पार्ट पर लगेगी जहाँ पेन टच कर रहे हो। हाँ, वो तो पॉसिबल है। वो तो डिपेंड करता है हम कैसे लगा रहे हैं। अगर मैं हाथ से टच करूंगा तो क्या होगा? इस दीवार की हवा पार्टिकल उस पर फोर्स लगेगी। अगर मैं बिल्कुल ऐसे पेन से टच करूंगा तो क्या होगा? बिल्कुल उसी पॉइंट पे फोर्स लगेगी। हाँ बच्चों, प्रॉब्लम समझ आ गई कि वी कैन नॉट अप्लाई सेकंड लॉ डायरेक्टली। मतलब अप्लाई कर दिया लेकिन उससे इशू क्या है? एक्सेलरेशन नहीं हमें पता। ठीक है, तो वो अब हमें डिराइव करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट की एक्सेलरेशन है। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि एक बार के लिए हम जैसे हम पहले बात कर रहे थे भाई हमें किसके लिए अप्लाई करना आता है? पॉइंट्स के लिए आता है, पॉइंट मास। तो हम एक बार के लिए ऐसा सोचते हैं कि हम ये जो हमारी बड़ी बॉडी है उसको बहुत सारे छोटे पॉइंट्स पे देखो जिसमें हमने कुछ शो कर दिया यहाँ 1 2 3 को। बट आप सोच सकते हो कि ऐसे हजारों लाखों पॉइंट्स हो। ठीक है, तो हम एक बार सोचते हैं कि इस बॉडी को ब्रेक कर देते हैं बहुत सारे पॉइंट्स में और हर पॉइंट के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगा के देखते हैं और कुछ रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम एक बार बॉडी को ब्रेक करते हैं पॉइंट पर। क्यों कर रहे हैं बच्चों? एक बार के लिए कुछ रिजल्ट डिराइव कर लें ताकि समझ आ जाए कि भाई आगे के लिए क्या करना है। तो अब बच्चों हम दोबारा सिचुएशन ड्रॉ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेरिवेशन। थोड़ा एक डिटेल्ड फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो क्या किया, एक बार समझ लो पहले। ये एक जनरल बॉडी है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लगा दिए 1 2 3 4 5 6 7। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया एक्स वाई। ये जो हमने अलग अलग पॉइंट्स लिए 1 2 3 4 हमने उनके पोजीशन वेक्टर्स बना दिए r1 r2 r3 एंड सो ऑन। राइट, हमने दिखा दिया कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं f1 f2 f3 f4। ठीक है, हो सकता है कुछ पे लग रही हो सकता है कुछ पे ना लग रही हो। तो ये ड्रॉ करो एक बार। ये ग्रीन को छोड़ दो, इसके अलावा जो है वो ड्रॉ कर दो।
points, forces की directions, all that is completely random. या मतलब जो है पोजीशन करके एक बार देखते हैं ड्राइव करने के लिए क्या यूज होता है. ऐसा कुछ. तो अब बच्चों एक बार समझते हैं ये ग्रीन क्या शो किया होगा. रेड क्या है बच्चों फोर्सेस. कौन सी फोर्सेस जो बॉडी के बाहर से लगती है. अब ये जो पॉइंट्स 1 2 3 4 हैं हो सकता है वो आपस में भी एक दूसरे पे फोर्सेस लगा सकें. तो हमने वो शो किया जैसे पॉइंट 1 पे हमने ग्रीन से लिख दिया F12 मतलब फोर्स ऑन 1 2 2, F13 मतलब फोर्स ऑन 1 2 3, F14 मतलब 2 to 4 एंड सो ऑन. F1n मतलब फोर्स ऑन 1 2 2 है. ऐसे ही 2 पे कौन सी फोर्सेस लग रही है. 3 पे 3 4 3n 3 2 एंड सो ऑन. तो ये हमने शो कर दी इंटरवल शो. वो भी हम क्यों शो कर रहे हैं. हम एक जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमें सारी बातों का ध्यान लेके चलना चाहिए. पता नहीं कौन सी चीज काम आएगी कौन सी नहीं आएगी. और फोर्सेस तो है ही है. और आप एक बात ये भी समझ रहे होंगे कि एक्सटर्नल इंटरवल किसके हिसाब से हुआ. इस बॉडी के हिसाब से. राइट. कौन सी फोर्सेस इस बॉडी पे बाहर से लग रही है और कौन सी फोर्सेस इस बॉडी के अंदर से ही लग रही है. अगेन डायरेक्शंस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बच्चों. जैसे मर्जी शो कर दो ग्रीन वाली. हो सकता है सारी हो भी ना हो सकता है कुछ सीधा ही हो. तो आप ये सोच सकते हो कि जो इंटरनल है फोर्सेस बच्चों वो कौन कौन सी आएंगी. 1 के ऊपर 1 2 1 3 1 4 1 10 तक सारी आएंगी. ऐसे ही 2 पे कौन सी आएंगी. 2 3 4 2 है. मतलब आप हर समय हर पॉइंट पे मतलब 2 पे F22 नहीं आएगा. ऐसे ही 5 पे F55 नहीं आएगा. उसके अलावा सारे आएंगे 5 1 5 2 5 ऐसे. क्या ये फिगर समझ आ गया सबको. तो जैसे हमने बात की थी हमें करना क्या है कि हर पॉइंट पे इंडिविजुअली ब्रेक करके उसके बारे में सोचना है. अब बच्चों अगर हम सोचें पॉइंट 1 के बारे में स्पेसिफिकली. पॉइंट 1 पे कौन कौन सी फोर्सेस होती है. एक तो F1 हो गई एक्सटर्नल. बाकी ये जो ग्रीन फोर्सेस लग रही है वो भी इंटरनल. बट मतलब 1 के लिए तो लगी नहीं है ना. इंटरनल तो बॉडी के लिए था. अब आप सिर्फ 1 को देखो. अब आपको बॉडी नहीं दिखी तो 1 पे आप क्या कहोगे कौन सी फोर्सेस लगी. ग्रीन और रेड दोनों ही लग रही है ना. सोच लो एक बार. तो अब मैं 1 के ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाता हूँ तो उसमें कौन सी फोर्सेस आएंगी. रेड और ग्रीन सारी. और मैं क्या लिखूंगा ये सारी फोर्सेस का सम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 1. ये लिखते हैं. तो 1 के ऊपर वो फोर्सेस है
अब बच्चों ये A1 के एक्सेलरेशन ऑफ 1, क्या मैं इसको बच्चों किसी तरीके से R1 वेक्टर की टर्म्स में लिख सकता हूँ? कैसे? A1 should be equal to d square R1 vector by dt square. Yes. So I can write it like this. Yeah. इसमें कोई डाउट बच्चों? लाइकवाइज बच्चों अब हम पॉइंट 2 के लिए कैसे लिखेंगे? उसमें वहां F2 आ जाएगा, चाहे 0 ना हो 0 हो जाएगा, वहां F2 आ गया, ग्रीन में क्या कुछ आ जाएगा? F21 plus F23 plus so on करते करते इज इक्वल टू क्या आता है? M2 d square R2 by dt square. तो एक बार 2 के लिए भी लिख देते हैं। तो ये डेरिवेशन तो मैं आपको करवा रहा हूँ, वैसे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैं ना कर रहा हूँ, पूरी आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको सिलेबस में नहीं है, बट इससे क्लियर बहुत है कि कैसे है, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली ये क्या होता है कि हाँ बच्चा ये फॉर्मूला है सेंटर ऑफ सब आपको एग्जैक्टली समझ आ रहा है कि क्या कैसे, मतलब याद नहीं करना बस समझना है कैसे। ओके, ऐसे बच्चों अगर मैं सबके लिए लिखता जाऊं सारे पार्टिकल्स के लिए, तो फाइनली जाके जो nth पार्टिकल होगा उसके लिए भी ऐसे लिखा जाए, सब कुछ कर कर आके सबके लिए ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे एक बार ध्यान से सोचें, हम अगर हम इन सबको ऐड कर दें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ध्यान से सोचते हैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके क्या बनेगा? एक तो सारी डेड फोर्सेस बन गई F1 प्लस F2 प्लस F3। अब ये ड्रीम फोर्सेस को देखो, देखो आपके पास एक अगर F12 आएगा तो दूसरी तरफ से F21 भी आ रहा है, क्या F12 एंड F21 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है? ऐसे ही F13 और F31 वो भी करती है। जब आप सारी टर्म्स को ऐड करोगे तो क्या होगा? ग्रीन वाली तो सारी की सारी कैंसिल हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा? सिर्फ रेड वाली, और वो कौन सी फोर्सेस थी? तो सही हो गया है ना, कि इंटरनल फोर्सेस का तो कोई रोल आया नहीं, पूरी बस। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा बच्चों? राइट हैंड साइड पे तो फिलहाल ऐसे ही आएगा m1 d square r1 by dt square plus m2 d square r2 by dt square and so अभी ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा। तो बच्चों ये अच्छी बात हो गई कि जैसे हमने पहले बात की थी, एक बड़ी बॉडी के केस में भी इंटरनल फोर्सेस का कोई हमारा सारा रोल एक्सटर्नल फोर्सेस का बॉडी के बाहर से। हाँ जी, तो ऐड करके लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या बन गया? समेशन एफ बन गया, और ये कौन सी फोर्स है? नेट एक्सटर्नल फोर्स।
अब बच्चों हम राइट हैंड साइड पे क्या करते हैं फॉर द टाइम, ये जो मास m है m1 है तो कांस्टेंट है, इसको ब्रैकेट के अंदर m1 है, तो ये टर्म इस तरह बन जाएगी। अब बच्चों मैं राइट हैंड साइड पे एक तरह से d² dt² को कॉमन लिख सकता हूँ, मतलब कि वो सबके साथ ही सेम ऑपरेशन करना है तो ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं, so I can write it like this d² of m1 r1 plus m2 r2 plus 1। अब बच्चों हमें कहीं ना कहीं से टोटल मास की टर्म भी बनानी है, क्यों? क्योंकि सेकंड लॉ में तो फोर्स अपॉन मास ही करते हैं, तो उसके लिए मैं एक बार के लिए ये टोटल मास से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। अब ऐसा करते हैं, तो मतलब चाहे मैं ऐसे भी कह सकता कि दोनों साइड्स पे आंसर डिवाइड किया, तो मैं ऐसे लिख दिया, एक एम को इधर ले जाता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है, नेट फोर्स अपॉन मास। ये वाले मास को जो यहाँ 1/m बचा इसको भी अंदर ले जाते हैं, और ये m है क्या, मतलब ये m1 plus m2 plus m3, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस। देखो बच्चों अभी इसको उधर लेके जाएंगे, इस वाले m को अंदर ले जाओ, और क्या मैं स्पेसिफिक लिखता हूं m1 plus m2, ये सुपर। अच्छा आपने मैथ्स में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा? क्या बता दो, अगर कोई कोऑर्डिनेट्स हैं दो तो उनको एक रेशियो में कुछ डिवाइड, मान लो उसको n रेशियो में डिवाइड करना है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या x2 plus x1 over x plus n, ऐसा कुछ बनता है। अगर मैं जो मतलब ऐसे कहूँ कि बहुत सारे पॉइंट मतलब उसके हिसाब से आप कोई भी रेशियो में आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब वहां पे टर्म्स बन कैसे गई, दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एक को m से किया और एक को n से किया, और डिनोमिनेटर में क्या किया उनके टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। क्या यहाँ पर भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो, सारे वेक्टर्स को आपने कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में आपने उन सारे नंबर्स का सम कर दिया। तो इन अदर वर्ड्स बच्चों ये जो बन गया, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये कोई ना कोई पोजीशन है, किसी ना किसी पॉइंट की तो पोजीशन है ना, हमें नहीं पता किसकी, बट ये है तो कोई टाइप ऑफ पोजीशन, ये किसी का तो पोजीशन वेक्टर बन गया ना। तो ये जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना
उस पॉइंट को हमने बोल दिया है सेंटर। ठीक है, हमने ऐसा कहा कि भाई सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब हमने ऐसे डिफाइन कर दिया। ये जो पोजीशन बन रही है, लेट्स कॉल इट एज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये पोजीशन ही बन रही है? yes. अगेन बच्चों, आप ये समझ लो कि ये ऐसा बन रहा था, इसलिए हमने उसको ऐसे बोल दिया, क्योंकि तो ये टर्म आ रही थी इसलिए उसको हमने नाम दिया। नॉर्मली जो चैप्टर स्टार्ट किया जाता है वो यहाँ से स्टार्ट किया जाता है कि भाई कि बच्चों एक सेंटर ऑफ मास होता है, उसकी ये डेफिनेशन। ठीक है जी, तो अब बच्चों अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ऐसे लिखा जाएगा फिर एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू m into d square dt d square by d square of RC। अब ये राइट हैंड साइड क्या करेगा, व्हाट इज दिस, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमने स्टार्ट कहां से किया था, एक बड़ी बॉडी के ऊपर एफ नेट अपॉन मास करेंगे तो किसकी एक्सेलरेशन आएगी, आंसर क्या, मास की। और वो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसकी पोजीशन इज गिवन बाय दिस। नाम से ऐसा लगता है कि कोई सेंटर है वो, राइट, बट कुछ नहीं, वो सिंपली एक ऐसा पॉइंट है जिसकी पोजीशन इज गिवन बाय दिस। तो जो सेंटर ऑफ मास का फायदा क्या हुआ हमें, इट इज बेसिकली जस्ट अ कन्वीनियंस पॉइंट जिसकी एक्सेलरेशन हमें बड़ी बॉडी के केस में भी पता चल जाती है डायरेक्ट फोर्स अपॉन मास है, और किसी पॉइंट की तो नहीं पता चलती, बट सेंटर ऑफ मास की पता चलता है। क्या ये बात समझ आती है? तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप नेट फोर्स अपॉन टोटल मास करते हो एक कलेक्शन ऑफ बॉडीज के लिए, तो वो एक्सेलरेशन किसकी आती है, सेंटर ऑफ मास। अभी तक भी आपने कभी कभी उसको किया है, वहां पे पंगा क्यों नहीं पड़ता था, क्योंकि सारे के सारे मासेस की एक्सेलरेशन सेम ही होती है। जैसे ही सारे मासेस की एक्सेलरेशन सेम नहीं होती तब पंगा होता है। आई बात समझ, राइट। तो जैसे हम ये क्वेश्चन करते थे, है ना, इसमें क्या होता था, जो एक्सेलरेशन आती थी जब आप ऐसे करके निकालते थे, है ना, सीधा कर दिया फोर्स अपॉन टोटल मास, तो वो एक्सेलरेशन असली में क्या है, सेंटर ऑफ मास, बट स्टिल काम चल जाता था, क्यों, m1 m2 की दोनों की एक्सेलरेशन सेम ही थी।
ठीक है, तो इस केस में ऐसे लिख लो कि ये जो ACM था यही A1 भी था और यही A2 भी था। तो ये जो हो रहा है वो इसी केस के लिए हो रहा है, राइट? मतलब AC इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास तो हमेशा होना है ना, बट वो इक्वल टू A1 या A2 होना डिपेंड करता है सिचुएशन और बार ये बच्चों तो इस एक्सप्रेशन को देखो, आपने क्या किया है, बेसिकली आपने फोर्स निकाल के टोटल फोर्स निकाल के टोटल मास से डिवाइड किया, तो ये किसकी एक्सेलरेशन आ रही है? मतलब इट इज, क्या ऐसे सोच सकते हैं इसको, मैं ऐसे विजुलाइज करूं कि जैसे जो मैं पहले बड़ी बॉडी दिखा रहा था, अगर हम ऐसे एक मिनट के लिए ऐसे इमेजिन करें कि जो सेंटर ऑफ मास है, मान लो वो जहां पर भी आ रहा है, लेट अस से यहाँ आ रहा है सेंटर ऑफ मास, तो एक तरह से मैं ऐसे इमेजिन करूं कि सारी बॉडी का सारा मास यहाँ शिफ्ट कर गया, तो सारी फोर्सेस भी ये लग रही है, सारा मास भी है, तो आप इस पॉइंट को फिर कैसे लगा सकते हैं? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू, तो अब हम सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या बन गया डेफिनेशन? एक इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी क्यों कह रहे हैं, हमने डिफाइन किया है, असली में तो ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे मतलब एक बॉडी का कोई अलग से वो चमकता हुआ पॉइंट नहीं है सेंटर ऑफ मास, राइट? हमारी डेफिनेशन तो जो आज आपने घर जाके बहुत ही ध्यान से ये सारा कुछ पढ़ लें, बल्कि मैं कहूँगा खुद से ड्राइव करना सारा कुछ, तब जाके आप देखेंगे। और क्या करोगे, एक्सरसाइज 1 खत्म कर लोगे सर्कुलर की, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये भी कर लोगे, 2 कर लोगे, चलो सर्कुलर फिर 1 2 दोनों कर ले डिस्कस फ्राइडे, या वो कर लो डिस्कस वर्क एनर्जी एक्सरसाइज 2 कैलकुलेट करो, चल फिर ये करो सर, ठीक है? वो डिस्कस करने हैं ना, हाँ वो मुझे याद कराना प्लीज, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे वो। देखो मार्क